हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लासेस। आज हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के थर्ड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने पिछली क्लास में रेस्पिरेटरी सिस्टम का बेसिक इंट्रोडक्शन, रेस्पिरेशन का मीनिंग, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का पाथवे, लंग्स, एल्वेलाई और फंक्शन को पढ़ा था। ठीक है, डिस्कस किया था। फंक्शन ऑफ रेस्पिरेशन भी हमने डिस्कस किया था इसमें। आज हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की एनाटॉमी और थोड़ा सा इसमें डिटेल समझेंगे। आज एक टॉपिक में हम मेनली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के डिफरेंट पार्ट को डिस्कस करेंगे, जो कि हमने पहले भी किया हुआ है। मैंने आपको पहले भी उस इमेज में आपको पूरा एक्सप्लेन किया था क्या होता है लैरिंग्स, क्या होता है नोस्ट्रिल्स, नेज़ल कैविटी। लेकिन आज हम इस इमेज में वही समझेंगे और एक एक करके बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। ठीक है, इसमें हम एक्सटर्नल लेयर्स, नेज़ल कैविटी, इंटरनल लेयर्स, फेरिंग्स, नेज़ोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लैरिंजोफेरिंग्स और लैरिंग्स के कार्टिलेज भी पढ़ेंगे। इसमें आज हम लोग यानी कि डिटेल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो और लास्ट में हम वोकल कॉर्ड और वर्किंग ऑफ लैरिंग्स को भी समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को टॉप से बॉटम की तरफ सिस्टमिकली अंडरस्टैंड करते हैं, मतलब ऊपर से बढ़ते हैं। अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग इमेज में देख सकते हैं, लिखा हुआ है हेडिंग क्या है आपकी? एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेशन। इट कंप्राइज रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। तो इसमें क्या दिया हुआ है? एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेशन बेसिकली रेस्पिरेटरी सिस्टम के स्ट्रक्चर की स्टडी है। ठीक है, किसकी स्टडी है? तो इमेज के अकॉर्डिंग रेस्पिरेटरी सिस्टम को ब्रॉडली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के फॉर्म में अंडरस्टैंड किया जा सकता है। ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एक कंटिन्यूअस पैसेज है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एक कंटिन्यूअस पैसेज है जिसके थ्रू एयर बॉडी के अंदर एंटर करती है। इसके थ्रू क्या करती है? बॉडी एयर के अंदर एंटर करती है और लंग्स के गैस एक्सचेंज एरियाज़ तक पहुंचाती है। ठीक है, और क्या करती है? लंग्स के गैस एक्सचेंज एरिया तक पहुंचती हैं। जो लंग्स के गैसेस होते हैं, जो एक्सचेंज गैसेस होते हैं, वो बाकी एरिया तक पहुंचती है। जैसा कि इसमें दिया हुआ है, पहला एक्सटर्नल लेयर्स। ठीक है, एक्सटर्नल लेयर्स दिया हुआ है। एक्सटर्नल लेयर नेज़ल कैविटी, इंटरनल लेयर्स नेज़ोफेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया और ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्व्यूलर डक्ट और एल्व्यूलर सैक। ठीक है, तो आज हम इस चेन के अपर पोर्शन को डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। पहली बात करते हैं हम लोग एक्सटर्नल लेयर्स की। एक्सटर्नल लेयर्स में आप इमेज में देख सकते हैं। इमेज में दिया है कि एक्सटर्नल लेयर नोज़ के लोअर एंड पर प्रेजेंट पेयर ऑफ स्लिट लाइक ओपनिंग होती है, जो नेज़ल कैविटी में ओपन होती है। ठीक है, जब हम एयर इनहेल करते हैं तो एयर सबसे पहले एक्सटर्नल लेयर्स के थ्रू बॉडी में एंटर करती है। आप इसको एयर का एंट्री पॉइंट समझ सकते हैं। हमारे पास 2 एक्सटर्नल लेयर्स होते हैं। ठीक है, नेज़ल ओपनिंग होती है, राइट नोस्ट्रिल्स और लेफ़्ट नोस्ट्रिल। इनके थ्रू एटमॉस्फेरिक एयर नेज़ल कैविटी में एंटर करते हैं। इन्हीं के थ्रू क्या करते हैं? एयर जो है, एटमॉस्फेरिक एयर जो है, नेज़ल कैविटी में एंटर करती है। लेकिन नोज़ का काम सिर्फ एयर को अंदर लेना नहीं है। एक्सटर्नल नोज़ के इम्पॉर्टेंट फंक्शन भी हैं, जैसे फर्स्ट फंक्शन वार्मिंग, मोशनिंग और फिल्टरिंग
ऑफ इनकमिंग एयर। क्या है, वार्मिंग का काम करता है, मॉइस्चरिंग का काम करता है और फिल्टरिंग का भी काम करता है। इनकमिंग एयर को रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के डीपर पार्ट तक जाने से पहले कंडीशन किया जाता है। क्या किया जाता है, कंडीशन किया जाता है। नोज़ एयर को वार्म करती है, नोज़ क्या करती है, एयर को वार्म करती है, एयर को मॉइस्ट करती है और अनवांटेड पार्टिकल को फ़िल्टर करने में हेल्प करती है और अनवांटेड जो पार्टिकल्स हैं उनको ट्रैप करने में हेल्प करती है या फिर फ़िल्टर करने में हेल्प करती है। इसका बेनिफिट है कि लंग्स तक रिलेटिवली क्लीन, वार्म और ह्यूमिडिफाई एयर पहुंचती है। लंग्स तक कैसी एयर पहुंचती है, ह्यूमिडिफाइंग एयर पहुंचती है। सेकंड फंक्शन है डिटेक्टिंग ऑल्फैक्टरी स्टिमुलाई, मतलब ऑल्फैक्टरी का रिलेशन स्मेल से है। नोज़ में स्मेल डिटेक्ट करने के लिए स्पेशलाइज्ड सेंसरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। नोज़ में स्मेल डिटेक्ट करने के लिए स्पेशलाइज्ड सेंसरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। जब किसी सब्सटेंस के ऑडर मॉलिक्यूल्स नोज़ के अंदर एंटर करते हैं तो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर उन्हें डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, ऑल्फैक्टरी नर्व्स क्या करती हैं, फिर उन्हें डिटेक्ट करने में हेल्प करती हैं, जो रिसेप्टर्स हैं। जैसे जब आप परफ्यूम, फूड या किसी स्ट्रॉन्ग स्मेल को डिटेक्ट करते हैं तो ये ऑल्फैक्टरी सिस्टम की वजह से पॉसिबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका थर्ड फंक्शन मॉडिफाइंग स्पीच वाइब्रेशन, मतलब नेज़ल कैविटी एक लार्ज हॉलो रिजोनेटिंग चैम्बर की तरह भी कंट्रीब्यूट करती है। जब हम स्पीक करते हैं, जब हम बोलते हैं, साउंड की क्वालिटी और रिजोनेंस में नेज़ल कैविटी का कंट्रीब्यूशन होता है। जब हम बोलते हैं तो साउंड की क्वालिटी और रिजोनेंस में नेज़ल कैविटी का कंट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, इसीलिए नोज़ और नेज़ल कैविटी का रोल सिर्फ ब्रीदिंग तक लिमिटेड नहीं है। ठीक है, क्या है, इसीलिए नोज़ और नेज़ल कैविटी का रोल सिर्फ ब्रीदिंग तक लिमिटेड नहीं है। नेक्स्ट आते हैं नेज़ल कैविटी पे। अब आते हैं हम नेज़ल कैविटी पे। नेज़ल कैविटी नोज़ के अंदर प्रेजेंट एक लार्ज कैविटी है। नेज़ल कैविटी क्या है, नोज़ के अंदर प्रेजेंट एक लार्ज कैविटी है। नेज़ल कैविटी म्यूकस सिक्रीटिंग एपिथेलियम से लाइंड होती है। म्यूकस सिक्रीटिंग एपिथेलियम से लाइंड होती है। इसका मतलब नेज़ल कैविटी की इनर लाइनिंग म्यूकस प्रोड्यूस करती है। नेज़ल कैविटी को नेज़ल सेप्टम राइट और लेफ्ट नेज़ल चैम्बर में डिवाइड, तो हम पढ़ रहे थे नेज़ल कैविटी को नेज़ल सेप्टम राइट और लेफ्ट नेज़ल चैम्बर्स में डिवाइड करता है। सो स्टूडेंट्स, नेज़ल कैविटी को एक सिंगल लार्ज कैविटी की तरह इमेजिन मत करिए। ठीक है, इसके अंदर नेज़ल सेप्टम होता है। क्या होता है, इसके अंदर नेज़ल सेप्टम प्रेजेंट होता है जो इसे 2 चैम्बर्स में डिवाइड करता है, राइट नेज़ल चैम्बर, लेफ्ट नेज़ल चैम्बर। नेज़ल कैविटी के फंक्शंस क्या होते हैं, तो नेज़ल कैविटी के इम्पॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं इनकमिंग एयर को क्लीन, वार्म और फिल्टर्ड करना। ठीक है, जब एयर नोज़ के थ्रू एंटर करती है तो डस्ट पार्टिकल्स और अदर अनवांटेड पार्टिकल्स म्यूकस के कांटेक्ट में आ सकते हैं। नेज़ल लाइनिंग इनकमिंग एयर को ह्यूमिडिफाई और वार्म करने में भी हेल्प करती है। इसीलिए रेस्पिरेटरी सिस्टम का अपर पोर्शन लंग्स को प्रोटेक्ट करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब आते हैं इंटरनल लेयर्स पे। ठीक है,
इंटरनल लेयर क्या है? इंटरनल लेयर नोज़ के फ्रंट साइड में ओपनिंग होता है, ठीक है। नोज़ के फ्रंट साइड के ओपनिंग्स हैं, जो नोज़ के फ्रंट साइड के ओपनिंग है उसे इंटरनल लेयर कहते हैं। वेयर इज इंटरनल लेयर्स नेज़ल कैविटी के पोस्टीरियर ओपनिंग्स हैं, ठीक है। इमेज के अकॉर्डिंग नेज़ल कैविटी पोस्टीरियरली फेरिंग्स के साथ 2 ओपनिंग्स यानी इंटरनल लेयर के थ्रू कम्युनिकेशन करती है। तो एयर का पाथवे समझते हैं आगे चल के, ठीक है। एक्सटर्नल लेयर से नेज़ल कैविटी से इंटरनल लेयर से फेरिंग्स। ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का वेरी इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है, ठीक है। अब आते हैं फेरिंग्स पे, तो फेरिंग्स क्या है? फेरिंग्स एक अप्रॉक्सीमेटली 2 to 14 सेंटीमीटर लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब है। कितनी सेंटीमीटर है? 12 से 14 सेंटीमीटर मस्कुलर ट्यूब है, ठीक है। ये नेज़ल कैविटी और ओरल कैविटी के पोस्टीरियर साइड में और लैरिंग्स के सुपीरियर पोस्टीरियर रीजन से एसोसिएटेड होता है। फेरिंग्स की एक वेरी इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि ये रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव दोनों सिस्टम से रिलेटेड है। फेरिंग्स का क्या है? फेरिंग्स का एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है, एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि ये रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों से रिलेटेड है, क्योंकि एयर फेरिंग्स से रेस्पिरेटरी पाथवे की तरफ जाती है और फूड फेरिंग्स से डाइजेस्टिव पाथवे यानी ईसोफेगस की तरफ जाता है। इसी वजह से फेरिंग्स को एक कॉमन पैसेज के रूप में समझा जा सकता है। स्वॉलोइंग के टाइम क्या होता है? तो स्वॉलोइंग के टाइम जब हम फूड स्वॉलो करते हैं तो फूड को रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एंटर नहीं करना चाहिए। इस प्रोसेस में एपिग्लोटिस इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एपिग्लोटिस कैसा होता है? इसका स्ट्रक्चर फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये एक ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करता है, आपको याद होगा, मैंने इसे पहले भी बताया हुआ है, ठीक है। अब स्वॉलोइंग के टाइम पे एपिग्लोटिस क्या करता है? लैरिंजियल ओपनिंग को कवर करने में हेल्प करता है। क्या करता है? लैरिंजियल ओपनिंग को कवर करने में हेल्प करता है। इससे फूड को एयरवे में जाने से प्रिवेंट किया जाता है, ठीक है। एयर रेस्पिरेटरी पाथवे, फूड डाइजेस्टिव पाथवे। और स्वलोइंग के टाइम एपिग्लोटिस एयरवे प्रोटेक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। अब इसके 3 पार्ट्स होते हैं फेरिंग्स के। कौन कौन से होते हैं? नेज़ोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंजोफेरिंग्स होते हैं, ठीक है। नेज़ोफेरिंग्स क्या है? नेज़ोफेरिंग्स अपर पार्ट है, ठीक है। फेरिंग्स का अपर पार्ट है, जो आपको इमेज में भी दिख रहा होगा। नेज़ोफेरिंग्स अपर पार्ट है। ये नेज़ल कैविटी के पोस्टीरियर रीजन के साथ एसोसिएटेड होता है। इंटरनल लेयर इसी रीजन में ओपन होते हैं, ठीक है। अब सिंपल वे अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो नेज़ल कैविटी के पीछे नेज़ोफेरिंग्स होता है, इसीलिए नेज़ोफेरिंग्स मेनली नेज़ल रेस्पिरेटरी पाथवे से एसोसिएटेड है। अब आते हैं ओरोफेरिंग्स में। ओरोफेरिंग्स क्या है? ओरोफेरिंग्स का ओरल पार्ट है, ये ओरल कैविटी के पोस्टीरियर रीजन के साथ एसोसिएटेड है। अब नेज़ोफेरिंग्स क्या है? नेज़ल कैविटी के पीछे है, ठीक है, तो इसे नेज़ोफेरिंग्स कहते हैं, ठीक है। अब ओरोफेरिंग्स क्या है? ओरल कैविटी के पीछे प्रेजेंट है, तो इसको क्या कहते हैं? ओरोफेरिंग्स कहते हैं, यानी ओरल कैविटी ओरोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव पाथवेज दोनों से रिलेटेड होता है। अब आता है लैरिंजोफेरिंग्स। तो लैरिंजोफेरिंग्स ये 3rd पार्ट है, ये फेरिंग्स का लोअर लैरिंजियल पार्ट होता है। ये क्या होता है? लोअर और लैरिंजियल पार्ट होता है। तो फेरिंग्स का सीक्वेंस याद रहेगा आप लोगों को, जैसे नेज़ोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंजोफेरिंग्स, ये 3 डिवीज़न
हैं इसके। अब बात करते हैं लैरिंग्स की। वॉइस बॉक्स इसे कहते हैं। लैरिंग्स वॉइस बॉक्स इसे कहा जाता है। इमेज के अकॉर्डिंग आप लोग इमेज में देख सकते होंगे, एक स्मॉल बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है जो नेक में लोकेटेड होता है। ये कहाँ पर लोकेटेड है? नेक में लोकेटेड है। ठीक है, ये ओसियो ये ईसोफेगस के एंटीरियर साइड में सिचुएटेड होता है। ये कहाँ पर सिचुएटेड है? ईसोफेगस के इंटीरियर साइड में सिचुएटेड है। लेरिंग्स रेस्पिरेटरी पैसेज का इम्पॉर्टेंट पार्ट है और वॉइस प्रोडक्शन में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेरिंग्स को डिफरेंट कार्टिलेज सपोर्ट करते हैं। लैरिंग्स को डिफरेंट कार्टिलेज भी सपोर्ट करते हैं। इमेज में 3 इम्पॉर्टेंट कार्टिलेज भी मेंशन हैं, आप लोग देख सकते हैं। थायराइड कार्टिलेज, क्रिकॉइड कार्टिलेज और एरिटेनॉइड कार्टिलेज। ठीक है, ये तीनों कार्टिलेज किसको सपोर्ट करते हैं? लैरिंग्स को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, अब आते हैं थायराइड कार्टिलेज पे। पहला देखते हैं थायराइड कार्टिलेज। थायराइड कार्टिलेज का इम्पॉर्टेंट कार्टिलेज है। ठीक है, लैरिंग्स का इम्पॉर्टेंट कार्टिलेज है। इसका एंटीरियर प्रोमिनेंस कॉमनली एडम्स एप्पल के नाम से नोन है। ठीक है, जाना जाता है। ठीक है, ये लैरिंजियल फ्रेमवर्क को सपोर्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है। क्या करता है? लैरिंजियल फ्रेमवर्क को सपोर्ट और प्रोटेक्ट करता है। अब आते क्रिकॉइड कार्टिलेज। तो क्रिकॉइड कार्टिलेज ये लैरिंग्स के लोअर पार्ट में लोकेटेड कार्टिलेज है। ये लैरिंजियल फ्रेमवर्क को सपोर्ट करता है और एयरवे को मेंटेन करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब आते हैं नेक्स्ट एरिटेनॉइड कार्टिलेज। एरिटेनॉइड कार्टिलेज क्या है? ये वोकल कॉर्ड के मूवमेंट और पोजीशनिंग में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये लैरिंजियल मसल्स के साथ मिलकर वोकल कॉर्ड की पोजीशनिंग चेंज करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट आते हैं वर्किंग ऑफ लैरिंग्स एंड वोकल कॉर्ड। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है लैरिंग्स का एक मेजर फंक्शन है साउंड प्रोडक्शन। इस प्रोसेस में वोकल कॉर्ड इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जब हम नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे होते हैं और साउंड प्रोड्यूस नहीं कर रहे होते हैं तो वोकल कॉर्ड रिलेटिवली ओपन पोजीशन में होते हैं। ठीक है, इससे एयर ईज़िली पास कर जा सकती है, इससे एयर ईज़िली पास कर सकती है। लेकिन जब हम साउंड प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो लैरिंजियल मसल वोकल कॉर्ड को क्लोज़र और मोर पैरेलल पोजीशन में ब्रिंग करती है। ठीक है, अब जब एयर वोकल कॉर्ड के थ्रू पास होती है, वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करते हैं, ये वाइब्रेशन साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करती है। तो इसका सिंपल सीक्वेंस अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो एयर फ्रॉम लंग्स, ठीक है, उसके बाद लैरिंग्स पे, फिर वोकल कॉर्ड से वाइब्रेशन, फिर वाइब्रेशन से साउंड पास होता है। ठीक है, जब साउंड प्रोड्यूस नहीं हो रहा है वोकल कॉर्ड ओपन है। ठीक है, और साउंड प्रोडक्शन के टाइम वोकल कॉर्ड क्लोजर टुगेदर, इसीलिए लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, तो हमने अपना जो वोकल कॉर्ड है उसे कंप्लीट किया। ठीक है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी बचा हुआ है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक वोकल कॉर्ड। जैसा कि आप लोग इमेज में देख सकते हैं, रेस्पिरेटरी पाथवे एयर फ्लो के नीचे दिया हुआ है वोकल कॉर्ड, एयरवे पाथवे मतलब। और हमने अपनी प्रीवियस क्लास में क्या अभी हमने इसमें पढ़ा था वॉइस बॉक्स। ठीक है, लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स कहा जाता है, ये सब हमने अभी डिस्कस किया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है कि साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है। जब हम नॉर्मली ब्रीथ कर रहे होते हैं
ठीक है, जब हम नॉर्मली ब्रीथ कर रहे होते हैं और साउंड प्रोड्यूस नहीं कर रहे होते हैं तो वोकल कॉर्ड रिलेटिवली ओपन पोजीशन में रहते हैं। इससे लंग्स से आने वाली एयर ईजिली पास कर सकती है। लेकिन जब हम स्पीच प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो लेरिंजियल, ठीक है, लेरिंजियल मसल वोकल कॉर्ड को क्लोज़र पोजीशन में ब्रिंग करती है। अब लंग्स से एयर प्रेशर के साथ ऊपर की तरफ आती है। ये एयर वोकल कॉर्ड से पास होती है और वोकल कॉर्ड को वाइब्रेट करती है। इसी वाइब्रेशन से बेसिक साउंड प्रोड्यूस होती है। लेकिन स्टूडेंट्स, सिर्फ वोकल कॉर्ड की वाइब्रेशन से कंप्लीट स्पीच नहीं बनती। साउंड को प्रॉपर स्पीच में कन्वर्ट करने के लिए बकल कैविटी, लिप्स और चेक्स भी हेल्प करते हैं। अगर मैं आपको इसे सिंपल सीक्वेंस में बताऊं तो लंग्स से एयर आती है, फिर लैरिंग्स, फिर वोकल कॉर्ड की वाइब्रेशन, फिर साउंड प्रोड्यूस होता है, फिर बकल कैविटी, लिप्स एंड चिक्स की हेल्प से स्पीच होती है। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है ट्रेकिया। ट्रेकिया में दिया है, जैसा कि आप लोग इमेज में देख सकते हैं, ट्रेकिया को कॉमनली हम वाइंड पाइप भी बोलते हैं। ठीक है, विंड पाइप भी इसे कहा जाता है। इमेज के अकॉर्डिंग ट्रेकिया के लॉन्ग थिन वॉल ट्यूब है। ठीक है, कैसे ट्यूब है? थिन वॉल ट्यूब है, अप्रॉक्सीमेटली 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 12 से 14 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। ये नेक के थ्रू डिसेंड करती है। कहाँ डिसेंड करती है? नेक के थ्रू डिसेंड करती है और थोरेसिक कैविटी में एंटर करती है। ट्रेकिया का एक वेरी इंपॉर्टेंट फीचर है कि ये सी शेप्ड कार्टिलेजिनियस रिंग से सपोर्टेड होती है। ठीक है, सी शेप्ड कार्टिलेजिनियस रिंग से सपोर्टेड होती है। अब ये रिंग क्यों होती हैं? क्वेश्चन आता है कि अब ये रिंग क्यों होती हैं? इनका मेन पर्पस होता है ट्रेकिया को कोलैप्स होने से प्रिवेंट करना। इनका मेन एम क्या होता है? ट्रेकिया को कोलैप्स होने से प्रिवेंट करना। इमेजिन कीजिए अगर ट्रेकिया एक सिंपल सॉफ्ट ट्यूब होती और उसके अराउंड सपोर्ट नहीं होता तो ब्रीदिंग के लिए या फिर ब्रीदिंग के टाइम ट्यूब कोलैप्स कर सकती थी। सी शेप्ड कार्टिलेज रिंग ट्रेकिया सी शेप्ड कार्टिलेज रिंग्स ट्रेकिया को स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है और एयरवे को ओपन मेंटेन करने में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट आता है आपका ट्रेकिया की पोजीशन। ट्रेकिया की पोजीशन, ट्रेकिया ईसोफेगस के एंटीरियर यानी फ्रंट साइड में लोकेटेड होती है। ये नेक के डाउनवर्ड डिसेंड करती है और थोरेसिक रीजन में जाकर लंग्स की तरफ कंटिन्यू होती है। थोरेसिक कैविटी में ट्रेकिया फाइनली डिवाइडेड होती है इनटू राइट प्राइमरी ब्रोंकस, लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस। सो स्टूडेंट्स, ट्रेकिया, राइट प्राइमरी ब्रोंकस, लेफ्ट ब्रोंकस, ये दोनों ब्रोंकाई रिस्पेक्टिव लंग में एंटर करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है ट्रैकियोब्रोंकियल। ट्रैकियोब्रोंकियल क्या है? ब्रोंकियल ट्री, ये क्या होती हैं? ट्रैकियोब्रोंकियल ट्री, इसको समझते हैं। अगर हम रेस्पिरेटरी पैसेज को एक ट्री की तरह इमेजिन करें तो ट्रेकिया में ट्रंक, ब्रोंकाई में ट्रेकिया में मेन ट्रंक और ब्रोंकाई मेजर ब्रांचेस। ठीक है, ब्रोंकाई में मेजर ब्रांचेस, स्मॉलर ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स स्मॉलर ब्रांचेस होते हैं और एंड में एल्वियोलर डक्ट एंड एल्वियोलर सैक टर्मिनल पोर्शन में होते हैं। इसीलिए ट्रेकिया से लेकर स्मॉलर एयरवे और एल्वियोलाई तक का ब्रोंकिंग
ब्रांचिंग नेटवर्क कलेक्टिवली ट्रैकियोब्रोंकियल ट्री कहलाता है। पहले देखिए ब्रोंक्यूल्स है, ठीक है, ब्रोंक्यूल से एल्वियोलर डक्ट है, फिर एल्वियोलर डक्ट से एल्वियोलर सैक है। ये पूरा क्या है, एक ट्री की तरह है। नेक्स्ट है आपका ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। तो ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स ट्रैकिया थोरैसिक रीजन में डिवाइडेड होकर 2 प्राइमरी ब्रोंकाई बनाती है। प्राइमरी ब्रोंकाई राइट प्राइमरी ब्रोंकस राइट लंग्स में एंटर करती है और लेफ्ट लंग में एंटर करती है। लंग्स के अंदर जाने के बाद प्राइमरी ब्रोंकाई एंड फर्दर डिवाइड करती है, और ये क्या करती है, फर्दर डिवाइड होती है, ठीक है। पहला प्राइमरी ब्रोंकाई से सेकेंडरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी से टर्सरी से ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होती है, ठीक है। प्राइमरी ब्रोंकस लार्ज एयरवे है, ये फर्दर सेकेंडरी ब्रोंकस में डिवाइड होती है, सेकेंडरी ब्रोंकस टर्सरी और फिर टर्सरी से ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। और फिर ये प्रोग्रेसिवली स्मॉलर ट्यूब में डिवाइड होकर ब्रोंक्यूल्स बनते हैं। सो स्टूडेंट एक सीक्वेंस में याद रखिए, ट्रैकिया पहले है, ट्रैकिया डिवाइड हुआ प्राइमरी ब्रोंकस में, प्राइमरी ब्रोंकस से सेकेंडरी से टर्सरी से ब्रोंक्यूल्स में, ठीक है। अब आते हैं ब्रोंक्यूल्स पे। तो ब्रोंक्यूल्स ब्रोंकाई से भी स्मॉलर एयर पैसेज होते हैं। ब्रोंकाई से भी स्मॉलर एयर पैसेज होते हैं, ठीक है। ब्रोंक्यूल्स अप्रॉक्सीमेटली 1 mm डायमीटर के हो सकते हैं। ये फर्दर स्मॉलर पैसेज से कनेक्टेड होते हैं जो अल्टीमेटली एल्वियोलाई डक्ट और एल्वियोलर सैक तक एयर पहुंचाते हैं। यानी ब्रोंक्यूल्स का मेजर रोल है एयर को लंग्स के डीपर रेस्पिरेटरी रीजन तक डिस्ट्रीब्यूट करना। अब आते हैं एल्वियोलर डक्ट एंड एल्वियोलर सैक। तो एल्वियोलर डक्ट ब्रोंक्यूल्स के टर्मिनल पोर्शन के बाद एयर एल्वियोलर डक्ट तक पहुंचती है। एल्वियोलर डक्ट एक पैसेज है जो एल्वियोलर सैक की तरफ लीड करता है। एल्वियोलर सैक हर एल्वियोलर डक्ट फर्दर एल्वियोलर सैक में ओपन होता है। एल्वियोलर सैक के अंदर मल्टीपल टिनी एल्वियोलाई प्रेजेंट होती हैं। एल्वियोलाई को आप लंग्स के टिनी एयर सैक के रूप में समझ सकते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज गैसियस एक्सचेंज एल्वियोलाई के लेवल पर होती है। यहाँ ऑक्सीजन एल्वियोलाई से ब्लड में और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से एल्वियोलाई में मूव करती है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेलेशन के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाती है। इसीलिए रेस्पिरेटरी सिस्टम में एल्वियोलाई को मेजर साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज भी कहा जाता है। अब आते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन लंग्स, ठीक है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, लंग्स है। तो लंग्स हमारे मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन हैं। हमारी बॉडी में पेयर ऑफ लंग्स होते हैं, राइट और लेफ्ट। ये थोरैसिक कैविटी में सिचुएटेड होते हैं, ठीक है। इमेज में आप लोग देख सकते हैं, राइट में 3 लोब्स होते हैं, लेफ्ट में 2 लोब्स होते हैं, ठीक। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है। पेयर सॉफ्ट स्पंजी एंड इलास्टिक होते हैं ये, ठीक है। लंग्स सॉफ्ट स्पंजी और इलास्टिक नेचर के होते हैं। स्पंजी नेचर की मेजर रीज़न लंग्स के अंदर ह्यूज नंबर ऑफ एयर स्पेस और एल्वियोलाई का प्रेजेंस है, ठीक है। इलास्टिसिटी लंग्स को एक्सपेंशन और रिकॉइल में हेल्प करती है। जब हम इनहेल करते हैं लंग्स एक्सपेंड करते हैं और एक्सपायरेशन के टाइम लंग्स रिकॉइल करते हैं। प्लूरा एंड प्लूरल कैविटी। प्लूरा एक थिन मेम्ब्रेन है जो लंग्स को कवर और प्रोटेक्ट करती है। इसके 2 लेयर्स को जनरली विसरल प्लूरा और पैराइटल प्लूरा कहते हैं। विसरल प्लूरा लंग्स की सरफेस के क्लोजली अटैच्ड होती है और पैराइटल प्लूरा थोरैसिक कैविटी की
इनर वॉल को लाइन करती है। इन दोनों लेयर के बीच जो स्पेस होता है उससे प्लूरल कैविटी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्लूरल कैविटी कहते हैं। प्लूरल कैविटी में प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। प्लूरल फ्लूइड का फंक्शन है, इसका मेजर फंक्शन है लंग्स को मूवमेंट के टाइम फ्रिक्शन को रिड्यूस करना। जब लंग्स मूवमेंट कर रहे होते हैं तो उनके फ्रिक्शन को रिड्यूस करना। जब हम ब्रीथ करते हैं लंग्स कंटिन्यूसली एक्सपेंड और रिकॉइल करते हैं। अगर मेम्ब्रेन्स डायरेक्टली ड्राई सरफेस की तरह रब करती तो फ्रिक्शन क्रिएट होता। प्लूरल फ्लूइड लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। प्लूरल फ्लूइड क्या करता है? लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है और स्मूथ मूवमेंट में हेल्प करता है। ये लंग्स को मैकेनिकल प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती हैं। नेक्स्ट है एल्वियोलर सैक और गैस एक्सचेंज। एल्वियोलर सैक के अंदर न्यूमरस एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं। इसी क्लोज रिलेशनशिप की वजह से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एफिशिएंटली एक्सचेंज हो पाती हैं। जब हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन रिच एयर एल्वियोलाई, फिर ऑक्सीजन ब्लड में जाती है और फिर टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में, ब्लड से एल्वियोलाई में। फाइनली कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेलेशन के थ्रू आउटसाइड हो जाती है। इसी प्रोसेस की वजह से बॉडी को कंटिन्यूसली ऑक्सीजन सप्लाई मिलती रहती है। ठीक है। क्लास आज हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम ख़त्म कर दिया। ठीक है, हमने अपना पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ लिया है। आज रेस्पिरेटरी सिस्टम फाइनली यहाँ पर ख़त्म हो गया है। तो आप लोगों को आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक है, इसका पाथवे समझ में आया होगा, कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं इसमें ये भी समझ में आया होगा। ये मैंने एक नहीं दूसरी बार बता दिया आप लोगों को। ठीक है, तो आज हम क्लास अपनी यहीं पर एंड करते हैं। और क्लास एंड करने से पहले आप लोगों के लिए नोटिस है, अगर आप अपना मेडिकल स्टोर चला रहे हैं और उसे फार्मा क्लिनिक में चेंज करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट है टेलीमेडिसिन कोर्स। इसमें आपको बताया जाएगा कि मेडिकल स्टोर को कॉरपोरेट मेडिकल स्टोर से बेहतर कर सकते हैं, कैसे बेहतर करना है। ठीक है, और एक हेल्थ केयर का इकोसिस्टम आप कैसे डेवलपमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आप डॉक्टर से ऑडियो वीडियो कॉल पे कनेक्ट हो सकते हैं और इसकी कंप्लीट फीस है 25,000। ठीक है, अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है तो हमारे दिए गए नंबर पर कॉल करें। ठीक है, कांटेक्ट कर सकता है। बाकी आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं। हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू क्लास।